हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल प्रयाग साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो कि हमारा यूपी ट्रिपल एससी पिट का एग्ज़ाम होने वाला है। इससे रिलेटेड जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें हमारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों में से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गत वर्ष के प्रश्नों को लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये बायोलॉजी का टॉपिक पहले हम लोग देखेंगे, लगभग इसके 100 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाए। और ये एग्ज़ाम जो हम लोग देने वाले हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम आने वाला है 20 अगस्त को, यानी 20 अगस्त, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से सीधे भी मिल सकते हैं। और इस सीरीज़ में जो हम लोग बात करेंगे 100 क्वेश्चन की सीरीज होगी। और इसमें आपका जो भी अदर कंपैरेटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि एसएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, आपका एसएससी एमटीएस एंड अदर जो भी वनडे एग्ज़ाम है, इनसे रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पे है स्टूडेंट्स कि पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। आपको बताना है स्टूडेंट्स, पत्तियों के दो मुख्य कार्य। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन और आंसर मैंने इस तरह से लिखा है कि जो भी टॉपिक हम लोग देखेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा, उसका एग्जैक्ट आंसर हमें मिल सके। और इसके बाद जो और आगे वाली आने वाली सीरीज़ है, वहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन करवाऊँगा। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे, पहले इससे क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे, इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है और आने वाले एग्ज़ाम में हमें बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। हमें बताना है पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो मुख्य कार्य? पहला जो पत्तियों के स्टूडेंट्स मुख्य कार्य होता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण का, यानी फोटोसिंथेसिस का। इसका कार्य होता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है। और दूसरा जो पत्तियों के मुख्य कार्य के बारे में बात करेंगे हम, वो वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर पत्तियों के दो मुख्य कार्य के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है पत्तियों के बारे में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पत्तियों के बारे में देखते हैं। जो पत्तियाँ होती हैं वो हरे कलर की होती हैं। उनका रंग हरा किसका कारण होता है, किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊं, जो पत्तियों को हरा रंग देता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों में हरा रंग आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स की, पत्तियों का मुख्य कार्य हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण का। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, इसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। इससे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लस जो पौधे होते हैं वो जड़ों के द्वारा H2O का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद ये प्रकाश, यानी कि लाइट की उपस्थिति में, ये प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थिति प्रेजेंट होता है, उसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलती है, इसका निर्माण करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, पत्तियों को हरा रंग देता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। और वाष्पोत्सर्जन का मतलब यहाँ पे है स्टूडेंट्स की, जो वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में, वो उनकी पत्तियों के द्वारा भी होता है, जड़ों के द्वारा भी होता है, लेकिन अधिक जो वाष्पोत्सर्जन होता है, मैक्सिमम जो होता है, वो पत्तियों के द्वारा ही होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स।
डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं या जो चित्रकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं आदि के द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट, जो कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, ये जो कैल्शियम सल्फेट है स्टूडेंट्स, इसका जो लोकप्रिय नाम है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी को चोट लग गई कहीं पे, उसकी डॉक्टर उसकी कोई बोन्स ब्रेक हो गई, तो वहाँ पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जो प्लास्टर किया जाता है, उसमें एक पदार्थ लगाया जाता है, पदार्थ लगा के उसके ऊपर उसे बांध दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग देखे होंगे जैसे प्लास्टर चढ़ाया जाता है, हाथ में चोट आ गई, पैर में चोट आ गई, तो वहाँ पे प्लास्टर का उपयोग किया जाता है, वही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे चित्रकार भी यूज करते हैं, शिल्पकार भी यूज किया जाता है, इसे वो लोग भी यूज करते हैं मूर्ति वगैरह बनाने में। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बता दूँ आपको कि जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसका फार्मूला होता है CaSO4। इसका कार्य क्या होता है? चित्रकार लोग इसे यूज करते हैं, जो चित्र बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है। शिल्पकार जैसे मूर्ति वगैरह बनाई जाती हैं, इनमें यूज किया जाता है। डॉक्टर प्लास्टर के रूप में इसे यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि जो गोल्ड होता है, जब कोई गोल्ड होता है, जब उसका आभूषण बनाया जाता है तो उसमें एक धातु मिलाई जाती है, एक धातु मिलाया जाता है, एक मेटल्स मिलाया जाता है, जिसका नाम होता है तांबा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, कौन सा मेटल्स मिक्स किया जाता है, तो स्टूडेंट्स वो होता है आपका तांबा। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ये देखना है, निम्नलिखित नहीं, आपको देखना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। हम लोग इसके ये 100 क्वेश्चन की सीरीज होगी, इसके आगे हम लोग जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहाँ पे बात करेंगे कि आपके जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें यहाँ पर हमें पढ़ना है ये क्या क्या चीज़ें हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीधे मैं आपका आंसर दूंगा क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर, ऑप्शन की आवश्यकता नहीं। अगली जो सीरीज होगी उसमें ऑप्शन को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा लो लेवल से चलेंगे और हाई लेवल पर जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट से, वो एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो। तो साइंस से रिलेटेड आपका UP SSSC में भी लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SSC ग्रुप डी यानी कि GD में पूछे जाएंगे। SSC MTS में भी सारे वनडे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में स्पेशल जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे भारी मेटल्स होता है, यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है उसी का आंसर हम लोग देंगे। सबसे भारी मेटल्स पूछ रहा है कि सबसे भारी मेटल कौन सी है, तो स्टूडेंट सबसे भारी मेटल्स होती है ऑस्मियम। सबसे भारी मेटल्स कौन सी होती है स्टूडेंट? ऑस्मियम सबसे भारी मेटल्स है। अब नेक्स्ट, निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है कि आग बुझाने वाली गैस कौन है। आपको दे दिया गया ऑप्शन, यहाँ पे मैंने नहीं दिया ऑप्शन क्योंकि ये थोड़ा सा भी लो टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ से नीचे से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि एग्ज़ामों में बहुत लोअर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जिसका हम लोग पढ़ते भी नहीं और उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के आंसर हम लोग देते हुए चलेंगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है स्टूडेंट्स की आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो जो आग बुझाने वाली गैस स्टूडेंट्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, हम आग का नियंत्रण कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कर सकते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर यही क्वेश्चन आपका ऑप्शन में मैं देता तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होती, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सीधे क्वेश्चन का आंसर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे पूछा है रात्रि में यानी नाइट के समय पेड़ के नीचे सोना, किसी भी प्लांट्स के नीचे सोना हमारे लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। ये हमें पता है कि जब पेड़ों में फोटोसिंथेसिस होती है, जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मैंने अभी आपको बताया, इसमें रिएक्शन होता है और यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन निकलती है, प्लस क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, और प्लस क्या होता है, इसमें कुछ मात्रा में जल भी निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है। अगर यहीं पर दिन की बात होती, डेज की बात होती, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं होता। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमें पता है जो पौधे होते हैं उनमें जो रिस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, रात्रि के समय जब उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजन करते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस कब होना संभव है, जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा, H2O होगा और प्रकाश होगा यानी कि लाइट होगी, सूर्य का प्रकाश होगा, लाइट होगी, तब उनमें फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस निकलती है। बट रात्रि के समय क्या होता है, पौधों को लाइट न मिलने के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इसलिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का स्रवण करते हैं, इसको रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए रात्रि के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपके श्वसन में बहुत सारी क्रियाएं जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसलिए ये हानिकारक होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आगे देखते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? आपको बताना है स्टूडेंट्स कि मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन सा तत्व होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मानव के शरीर में सबसे अधिक जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मनुष्य के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है टमाटर सॉस, जो टोमेटो सॉस बनाई जाती है, टोमेटो सॉस जो बनाया जाता है उसमें पाया जाता है, आपसे पूछा टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स टमाटर जो टोमेटो सॉस होती है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, उसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। और जो ये एसिटिक एसिड होता है स्टूडेंट्स, ये होता है CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। तो जो टोमेटो सॉस होती है, टमाटर सॉस होती है, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये एसिटिक एसिड पाया जाता है जो इसे टोमेटो सॉस में इसे खट्टेपन के लिए यूज किया जाता है। ये एसिड है और पता है कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। ठीक है, तो इसे खट्टेपन के लिए यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है टोमेटो सॉस बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? स्टूडेंट्स जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं उन्हें अरस्तु कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो अरस्तु जी थे इन्होंने ही सर्वप्रथम मानव पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं को 2 भागों में बांटा था। और इन्होंने क्या किया,
सबसे पहले ही लगभग 500 सबसे पहले 500 ह्यूमन बीइंग का अध्ययन किया था। लगभग 500 ह्यूमन बीइंग मानव का अध्ययन किया था और इन्होंने अपना जो अध्ययन था वो हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक बुक में छापा था। स्टूडेंट्स, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स नेम हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये बुक का नाम स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभी लोग लिख लेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये शब्द, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस बुक में इन्होंने जितना भी अध्ययन किया था इस बुक में अपना पत्र छापा था, इसलिए इन्हें अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि अरस्तु को बायोलॉजी का जनक, यानी कि बायोलॉजी हमारी जो जीव विज्ञान है उसका जनक कहा जाता है। जो जीव विज्ञान है इसका जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? अब देखिए इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जा सकता है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो आपको बताना है ऑप्शन में जो जैसा होगा, जैसे कि आपको दे दिया गया ऑप्शन में मैंगो यानी आम, उसके बाद आपको दे दिया गया बनानास यानी केला, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया आपका, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर दे दिया जा सकता है दूसरा ऑप्शन जैसे मैं आपको दे दूं यहाँ पर कि पोटैटो यानी आलू। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, ऑप्शन आम, केला, आलू, तो आप क्या बताएंगे? और एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया मूंगफली का। तो ये चार ऑप्शन में से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे जो पौधे होते हैं इन चारों में से, तो मूंगफली जो होती है इसी का जो फल होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। भूमि के यानी कि जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसके नीचे पाया जाता है। यहाँ पर मैंने पोटैटो लिखा था, तो पोटैटो जो होता है वो उसका फल नहीं होता, ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आलू भी तो मृदा के अंदर ही होता है, तो वो उसका फल नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है, यानी कि जो सेल्स होती हैं उनको एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? जैसे मान लीजिए ये कोई एक पदार्थ है, इसे आप यदि एक निश्चित रूप देना चाहते हैं तो क्या करेंगे? किसी बॉक्स के अंदर रखेंगे, कोई लेयर इसमें चढ़ाएंगे, किसी डिब्बे में बंद करेंगे। तो जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती वो होती है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन। यदि प्लांट की बात करें हम लोग, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल जिसे हम लोग कहते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स की सेल्स होती हैं उनमें ये कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन उसमें होती है और सेल वॉल नहीं होती है। तो यहाँ पर कोशिका को निश्चित रूप से जो उसका आकार होता है, निश्चित रूप जो प्रदान करती है वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले बताया था, यहाँ पे आप दिया गया है पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो जो पत्तियों को हरा रंग देता है वो एक्चुअली क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और जो ये क्लोरोफिल है इसका फॉर्मेशन जहाँ पे होता है, इसका निर्माण जहाँ होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में इस पर्णहरिम का निर्माण होता है।
इसलिए क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे दिया गया है आपको। ऑप्शन में जो होगा आप वो लगाएंगे, यानी पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल लगाएंगे, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट ही लगाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल जो है इसका निर्माण क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो कहाँ स्थित है। तो स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है वो हमारे नागपुर में स्थित है। ये नागपुर में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। अब जो है ये जो सीरीज है आपकी 100 क्वेश्चन की होगी। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के, यूपी 8080 पेट के, एसएससी ग्रुप डी के, एसएससी एमटीएस से, और जो भी वनडे एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। एक बार आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर यानी कमेंट बॉक्स में देंगे तो आपको याद हो जाएगा किस प्रकार से किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हम लोग आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ामों से। यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चन ही मिलेंगे। आपको यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे और मैं यहाँ पर आपको साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।